सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क की सियासत का हमेशा से ये अलमिया रहा कि जब भी यहाँ पर इंतखाबात होते हैं, चाहे वो इलेक्शन जनरल इलेक्शन हों या फिर ज़िमनी, हमेशा इंतखाबात में धांधली का शोर मचाया जाता है और वो धांधली का शोर वो जमात मचाती है जिसको शिकस्त हासिल होती है। अब सूरत हाल ये है कि हमेशा इंतखाबी इस्लाहात की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि इंतखाबी इस्लाहात हों ताकि धांधली का शोर मचना बंद हो। आज हुकूमत जो है वो इंतखाबी इस्लाहात की ना सिर्फ बात कर रही है बल्कि इंतखाबी इस्लाहात करना भी चाहती है और इससे अपोजिशन का ताउन भी मांग रही है। लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि इससे धांधली का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने भी अभी से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा अगर धांधली का दरवाज़ा बंद करना है, धांधली का रास्ता रोकना है तो इसके लिए एस्टैब्लिशमेंट का किरदार ख़त्म करना होगा। क्या वाकई यही ज़रूरी होगा? मैं चाहूँगी कि सर इस पर हम आज के प्रोग्राम में रोशनी डालें कि ये क्या हैं और इंतखाबी इस्लाहात की हुकूमत क्या इक़दाम जो है वो उठाना चाहती है। तो N249 के इंतखाबात हुए और इस इंतखाबात के बाद जो हुकूमत ने अपोजिशन से इंतखाबी इस्लाहात पर ताउन मांगा, जिस पर अपोजिशन का जवाब मनफी रहा। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम तमाम दुनिया ने मुस्तरद किया, इलेक्शन कमीशन ने भी इसे नाकाबिले अमल करार दिया। एहसन इकबाल ने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग धांधली का मंसूबा है, हुकूमत को हर जगह हारने पर इस्लाहात याद आ जाती हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर फरत उल्ला बाबर ने कहा पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। और अपोजिशन की जानिब से ई वोटिंग मुस्तरद करने पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का बयान भी सामने आ गया। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ तजावीज़ पहले पढ़ लें, उसके बाद रद्द अमल दें। N249 के ज़िमनी इंतखाबात के बाद अब तक नताइज का ऐलान नहीं किया जा सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग की जानिब से सिंध हुकूमत पर धांधली के इल्ज़ामात आयद किए गए। मरियम नवाज ने यह नताइज रोकने का मुतालबा किया। ना सिर्फ ये बल्कि सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त पर N249 के नताइज को रोक दिया। और ये सिर्फ अभी नहीं हुआ, इससे पहले भी कई ज़िमनी इंतखाबात में ऐसा ही कुछ होता रहा और इलेक्शन कमीशन की 2 रुकनी कमीशन ने भी जो हिक्म इम्तिना है उसको जारी करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया है। कमीशन दरख्वास्त से मुतमईन है और ये इलेक्शन कमीशन की मुदाखलत का केस है। ये है कुछ सूरत हाल। और अब ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की हुकूमत बार बार बात कर रही है, ये इलेक्शन रिफॉर्म्स आने के बाद क्या वाकई धांधली का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा? क्या ये इतना ही आसान होगा? इसी बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन करें साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब, कराची स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और दीगर मेहमान भी मुझे आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले कुंवर दिलशाद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। सर, इलेक्शन रिफॉर्म जिसमें हुकूमत इलेक्शन एक्ट 2017 में 49 तब्दीलियाँ लाने का फैसला कर रही है और ना सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए जो सेक्शन 103 है उसमें भी तरमीम की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आने के बाद जो कि पहले ही मुतारिफ कराई गई थी, इलेक्शन रिफॉर्म करने के बाद क्या वाकई ये इल्ज़ाम जो बार बार आयद होता है कि जी धांधली की जाती है, मैनिपुलेट किए जाते हैं, तो वाकई रास्ता बंद हो जाएगा इससे धांधली का? असली तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो मामला है ये बहुत ही एक क्राइसिस पैदा हो गए हैं। इस पर अपोजिशन ने भी इस स्कीम को रिजेक्ट कर दिया है और जिस तरह बाकी थिंक टैंक है, हम जैसे जितने जो तजर्बाकार हैं उन्होंने भी इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में मौजूदा हालात को देखते हुए इसको पाकिस्तान के लिए नामौजू करार दिया गया है। लेकिन अगर इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने, आज़म स्वाति साहब ने, बाबर रहमान ने जो मसौदा पेश किया है या तैयार किया है वो है 49 तरमीमें आ रही हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में। वो तरमीमें बड़ी खुशाइंद है, उससे इलेक्शन कमीशन को भी फायदा पहुंचेगा, सियासी जमातों को भी। ये तमाम जो बेकायदियाँ बेज़ाबती होती है उसका भी अजाला हो जाएगा। तो ये हुकूमत को ये चाहिए कि अब आप बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ आपने ऐसे वज़रा को सामने ले आए जो माजराई की तरफ ना जाए, बड़े ठंडे दिल के साथ अपोजिशन से बड़ी सफा मुज़ाकरा करें। अब हम आपकी वसातत से ये कहना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके चंद वज़रा ऐसे हैं
जो अपोजिशन के साथ महाजराई करके अपनी जो है हुकूमत को लिए भी परेशान को पैदा कर रहे हैं और आइंदा तमाम आईनी तरामीम के लिए रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इन 2-3 वज़रा को आप साइड लाइन पे करें। आपकी कैबिनेट में बहुत संजीदा किस्म के वज़रा की कमी नहीं है, उनको आगे लेके आएँ और वो अपोजिशन के साथ राब्ता क़याम करके जो 49 जो तरमीमें पेश की गई हैं बाबर अवान ने और आज़म स्वाति साहब ने, उसमें हमारा भी थोड़ा बहुत अमल दखल है, तो वो सारे मामला जो है उनको आप अपोजिशन में पेश कर दें। और वो आप इसका आसान तरीका ये भी है कि जो 49 तरमीमें की गई हैं वो तमाम अखबारात में, मीडिया में, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को वो पेश कर दें कि ये हम तरमीम करना चाहते हैं। सही। तो ये एक बेहतरीन तरीका होगा। अब ये महाजरा ही छोड़ दे, डाकू चोर लुटेरों वाली बात जो है ना, ये 2.5 साल ये आपने बहुत अच्छी बात की है कुव्वत इरशाद साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। यही तो असल बात है। ये कुछ वज़रा को मुहाज आ रहा है कि सियासत छोड़नी होगी। इंतखाबी इस्लाहात के बारे से हम गुफ्तगू कर रहे थे, मेरे दीगर मेहमान भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग बिल्कुल फ़ारूक साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब मुझे ज्वाइन करें। लेकिन हमारे साथ लगाई साहब भी मौजूद है। पहले लगाई साहब का मैं मौक़िफ़ ले लूँ, फिर आती हूँ कि ज़ाहिर जो हमारी सियासी जमातें हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इस पर। लगाई साहब, हमेशा हम इंतखाबी इस्लाहात की बात तो की जाती है, या आज पहली दफ़ा नहीं की गई, लेकिन जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बात की कि इंतखाब पर सवारिया निशान हमेशा लगता है, चाहे वो इंतखाब जनरल हो, चाहे वो ज़िमनी हो, कोई भी इंतखाब हो। जो पार्टी हार जाती है वो कहती है जी धांधली हुई इंतखाब में। आप क्या समझते हैं, हुकूमत वाक़ईतन संजीदा है इंतखाबी इस्लाहात करने के हवाले से? मेरे ख्याल में इंतखाबी इस्लाहात की आपको रोज़ अव्वल से ज़रूरत रही है। जी हाँ। और जब 1970 के इंतखाबात हो रहे थे तो हमें याद है भाषानी साहब ने कहा था यहाँ कराची में आकर कि अगर इलेक्शन हो गए तो मुल्क टूट जाएगा, और वही हुआ था। खैर, वो इलेक्शन हो गए और उनके बारे में कहा जाता है ये कि वो मुनसिफाना और आज़ादाना इलेक्शन थे, और उसके बाद इलेक्शंस पर सवारिया निशान उठे, लेकिन ओनरशिप जो है वो किसी ने नहीं ली। लेकिन बाज़ मकामात पर बड़े लोगों ने ओनरशिप ली, धांधली की, और कहा, जनरल हमीद गुल ने कहा कि हमने रोकना था एक पार्टी को, नहीं आने देना था, उसको नहीं जीतने देना था, और हम नहीं चाहते थे कि उसके पास इक़्तिदार जाए और वो उसके पास जो अख्तियारात जाएं, इसलिए हमने उनको कट टू साइज़ किया। और ये बात उन्होंने छुप कर नहीं की, उनने मीडिया के सामने की, लोगों के सामने की, और सबको पता है कि उनने की। फिर उसके बाद एक और वाक़या ऐसा हुआ कि जब ISI के डायरेक्टर जनरल असद दुरानी साहब ने एक पैसे बांटे थे और ऐलान करके बांटे थे, और फिर उसके बाद तफसीलात दी थी उन्होंने कि हमने इसको इतने पैसे दिए, इसको इतने पैसे दिए, किसको कितने पैसे दिए, एक एक डिटेल उन्होंने बताई कि जनाब धांधली जो है वो की गई, और उसके नतीजे में दौलत भी तकसीम हुई और इलेक्शन भी रिगिंग हुई। और उसके बाद एक और वाक़या हुआ कि जनाब एक एक उम्मीदवार को, बहुत से उम्मीदवार थे, एक एक उम्मीदवार को पोलिंग स्टेशंस 20 से 25 पोलिंग स्टेशन, 20 से 30 पोलिंग स्टेशन ऐसे दिए गए जहां दूसरी पार्टी को पता ही नहीं होता था, मालूम ही नहीं होता था कि एक और पोलिंग स्टेशन भी है। अच्छा, ये अगर ये मुदाखलत रहती है, हाँ। अगर इस तरह का काम चलता रहता है, आप 1000 इस्लाहात करवा लें, चलें, अगर धांधली करने वालों की नीयत होगी कि धांधली करनी है। आपका वही तजिया है जो बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे हैं, पॉइंट टेकन। अच्छा, मैं चाहूँगी सिद्दीक साहब आप ज़रा ये बताएं कि आप तो खुद 249 के इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी हाँ धांधली हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो मुदाखलत की है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जब हुकूमत कहती है जी आएँ इंतखाबी इस्लाहात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग जो हैं वो उसकी मुखालफत करते हैं। क्यों आप नहीं चाहते कि इंतखाबी इस्लाहात हों ताकि धांधली का ये जो एक रास्ता है उसको बंद किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया रिजवान साहिबा। मैं पहले भी एक दिन कह चुका हूँ कि हमारे साथ इंडिया है, वहाँ पोलिंग बॉक्सेस उठा के सेंट्रल पूल में रख देते हैं, 8वें दिन गिनती शुरू होती है और नतीजे निकलते हैं, कोई नहीं कहता धांधली हुई है। असल बात यह है कि बेईमानी ना की जाए। असल बात यह है कि जो वोटें पोल करता है वो वोटें डालने दी जाएं। वहीं मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो निज़ाम मौजूद है वो इतना अच्छा है कि हम तो वो मुल्क हैं कि उस हमारा नतीजा 2-3 घंटे में सामने आ जाता है। 5 बजे पोलिंग बंद हुई,
डब्बे सामने खाली करें और गिन के सबको बता दें, पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं, फॉर्म 45 पर दस्तखत करके दस्तखत शुदा नतीजा जो है वो हर एक पोलिंग एजेंट को दे दिया जाए और सेंट्रल मरकज़ी दफ्तर है वहाँ RO के दफ्तर पहुँच जाए। ये इसमें बेईमानी होती है। पहले 2013 के इंतखाबात में फ़ौज पोलिंग बूथ के अंदर लगाने का फैसला हुआ, कियानी साहब ने उसको बदल दिया और फौज को उठा के पोलिंग स्टेशन के बाहर कर दिया जी। ठीक इलेक्शन हो गए। 2018 के इलेक्शन में वो फार्मूला फिर वापस आ गया। अब हम जो कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों होता है सिद्दीकुल फारूक साहब कि जिस इलेक्शन में आप लोग जीत जाते हैं उसमें तो आप धांधली का इल्जाम नहीं लगाते, जिसमें आपको शिकस्त होती है वहां आप कहते हैं कि धांधली हुई है? देखिए, एक सीधी बात है कि एक आदमी अपने हक के लिए जाता है, वो उसे मिल जाए तो वो कहता है नहीं मिल। ये अभी डस्का के इलेक्शन हुए हैं ना, तो वही तो मैं भी कह रही हूँ ना, ये तो देखें, ये भी तो हो सकता है ना। एक लम्हा जी वहां माना है, डस्का के इलेक्शनों में सब ने माना है कि फ्री फेयर इलेक्शन हुए हैं, कहीं से मुदाखलत नहीं हुई। 1 लाख से कम, कुछ 90,000 से। चले, आप कह रहे हैं कि डस्का की इलेक्शन में मुदाखलत नहीं हुई ना, इसलिए आप जीते हैं। मुदाखलत नहीं होती है तो नून लीग सही है, बिल्कुल सही जीत जाती है, आपका ये मौक़िफ़ है। लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं मुदाखलत नहीं हुई। सही है, तहरीक इंसाफ में भी माना है कि डस्का के इलेक्शन, लेकिन 249 से मुदाखलत हुई। मैं ये कहता हूँ, देखिए मैं ये कहता हूँ कि अब ये जो कराची में शिकायतें हैं वो शिकायत सामने रख के दरखास्त में इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा दी हैं। उन्होंने दरखास्त को मान लिया है, अब सुन लेंगे। और उसके बाद जो खराबी हुई है कुछ पोलिंग स्टेशन पर, अगर वो खराबी हुई है तो उसका इलाज हो जाना चाहिए। मैं यही बात मुर्तज़ा साहब से पूछ लूं, बेईमानी कोई ना करे सर, वक्त का मैं सबका मैं चाहती हूं एक मौक़िफ़ आ जाए। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, ज़ाहिर ये इल्ज़ाम अब आप लोगों पर लग गया है पीपल्स पार्टी पर कि जी आपने मुदाखलत की, ये फ्री और फेयर इलेक्शन हुए ही नहीं है 249 के, और अब ज़ाहिर है इस पर जो है वो अब देखा जाएगा और रिजल्ट भी रोक लिए गए हैं। फिर इलेक्शन रिफॉर्म की बात की जाती है, लेकिन उसकी आप भी मुखालफत करते हैं, क्यों? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इलेक्शन रिफॉर्म्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमने आज तक उसकी मुखालफत नहीं की। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा रिफॉर्म्स की बात की है। हमने 18वीं तरमीम जब लाए, हम उस टाइम भी चाहते थे कि उसमें मज़ीद जो तरमीम दरकार हैं वो भी करें, लेकिन उस वक्त नून लीग जो थी वो चूँकि बेनिफिशरी थी, वो समझते थे कि पीपल्स पार्टी ही जो है उसने ही ये सज़ाएँ भी भुगतनी हैं, ये जेलें भी काटनी हैं। तो वो उस वक्त ये ना नैब लॉज पे माने, ना दीगर जो हमारी कमियां कोताहियां थी उस पे माने। लेकिन जिस हद तक वो माने, हमने कहा कि ठीक है, जितनी स्पेस मिलती है उससे ऑक्यूपाई करो, बाकी के लिए जदोजहद करो। तो हमने वो 18वीं तरमीम की, इतनी बड़ी तरमीम थी वो, और NFC अवार्ड किया, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और सारों से मिल के किया, कंसेंसस के साथ किया। तमाम स्टेक होल्डर्स जो थे उनको ऑन बोर्ड लिया, वो सारी मुत्तफिका हुई और पूरी कौम ने वो देखा। आज भी ज़रूरत है इलेक्शन रिफॉर्म्स की, उसमें हम चाहते हैं कि वो हो, लेकिन ये हुकूमती ज़िम्मेदारी बनती है कि वो रिफॉर्म्स के लिए सारे लोगों को ऑन बोर्ड लें। ये है असल चीज़, ये है। देख, कमेटी तो बना दी है सर, कमेटी तो बना दी है, लेकिन ऑपोजिशन एतराज़ क्या है इस पर मैं ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करती हूँ, बात करती हूँ, हुकूमती मौक़िफ़ भी लेती हूँ कि हुकूमत का सदारती ऑर्डिनेंस लाने का तरीक़ाकार आखिर है क्यों, मिल बैठ के बात क्यों नहीं करते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, और हम बात कर रहे हैं इलेक्शन रिफॉर्म की। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, लेकिन ऐसे नहीं बैठ के बात की जाए, कमेटी बनाई जाए, ऑपोजिशन को एतमाद में लिया जाए। ये हर बात पर ये सदारती ऑर्डिनेंस का इंदिया क्यों दिया जाता है? नदीम कुरैशी साहब, जो भी बात हसन मुर्तज़ा साहब कर रहे थे बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन रिफॉर्म वक्त की ज़रूरत है। धांधली का बार बार शोर मचाया जाता है, जो भी जमात हार जाती है इसका रास्ता रोका जाए, लेकिन ऐसे कैसे? अभी भी फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, बैठकर बात क्यों नहीं की जाती, कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, मुझे अब इस तरीक़ाकार का नहीं मालूम कि ये अपोजिशन के दोस्त बैठ के बात करना किसको कहते हैं। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है
पार्लियामान मौजूद है, पार्लियामान में हुकूमत भी मौजूद है, अपोजिशन भी मौजूद है। जितनी स्टैंडिंग कमेटी है उसमें अपोजिशन भी उसका पार्ट है आइन के मुताबिक, और गवर्नमेंट भी उसका पार्ट है। और जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्पीकर नेशनल असेंबली से ये कहा कि जी सबको ऑन बोर्ड लिया जाए और पूरे मुल्क में एक बड़ी लार्जर डिबेट इस पे शुरू है, तो मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा कोई ऑफर और हो सकती है। आपने अपने इंट्रो में भी कहा और सदीकुल फारूक साहब से भी ये क्वेश्चन किया, मैं भी पॉलिटिक्स के एक स्टूडेंट की हैसियत से आज तक 85 के बाद किसी ऐसे इंतखाब के नताइज को मैं नहीं समझ सका कि जिसको नून लीग जिसमें जिसको शिकस्त हुई हो और उन्होंने उस नताइज को तस्लीम किया हो। नहीं, पीपल्स पार्टी ने भी ये किया। मैं समझता हूँ अब हम ब्लेम गेम से बाहर निकलकर अगर एक लार्जर स्पेक्ट्रम में देखें तो ये एक बड़ा अच्छा चांस है। हम अपनी जाती ईगोज को साइड पे करें, जाती लाइकिंग डिसलाइकिंग को साइड पे करें। अगर हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत वक्त ऑफर कर रही है, अपोजिशन को भी चाहिए कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस कहें कि हम आपकी इस दावत को कबूल करते हैं, आए बैठे टाइम रखें। मैं आपको हुकूमती बेंचों से यकीन दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ हम इसमें बड़े क्लियर है। मेरा सवाल ये नहीं था नदीम कुरैशी साहब, ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें हैं, होता ये नहीं है, होता ये कि हुकूमत बात ही तो नहीं करती, सदारती ऑर्डिनेंस लाया जाता है। मैं यही तो पूछ रही हूँ ऐसा होता क्यों है? क्या हमें इससे पहले ऐसा देखने को मिला है? बात की जाती है ना, कायमा कमेटियों में लाई जाती हैं चीज़ें, डिस्कस की जाती हैं, और आपके पास 2/3 अक्सरियत भी नहीं है, आपको अपोजिशन की ज़रूरत है ही है। देखिए सुमैया, मैं आपको कर सकूँ, एक तो आपने सदारती ऑर्डिनेंस की बात की, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपका आइन हमें इस बात की इजाजत देता है कोई चीज अगर मावराए आइन हो तो हमें उस पर मोतरज होना चाहिए। अगर एक चीज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है तो मैं नहीं समझता कि हम उसको नेगेटिव डिस्कस करें। ऑर्डिनेंसेस जब भी नेशनल असेंबली का सेशन नहीं होता तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये आइन इख्तियार देता है कि वो ऑर्डिनेंस के जरिए किसी कानून की अगर जरूरत समझते हैं तो उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जहां तक बात है बातों की, मैं इससे ज्यादा बात क्या होगी कि आप एक प्रोग्राम कर रही हैं, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे एक डिबेट जारी है, पाकिस्तान के बड़े बड़े कॉलम नवीस इस पे कॉलम लिख रहे हैं, हुकूमत का मौके बिल्कुल क्लियर है। ठीक बात है, हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, लेकिन हम अपोजिशन को ये ऑफर, आज अगर नेशनल मीडिया पर कोई डिबेट होती है ये भी एक तरह की ऑफर ही होती है। अब आपने देखा होगा कि एहतसाब के हवाले से जो कवानीन जब बने जा रहे थे तो उस वक्त भी अपोजिशन ने हुकूमत के साथ बैठकर सारे मामला को तय किया, लेकिन उस पर बात ना बन सकी। उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट था, उनकी थॉट डिफरेंट थी, उनकी नीड्स डिफरेंट थी, उनकी डिमांड डिफरेंट थी। आज इंतखाबी इस्लाहात अगर आज हम इस दौर में करते हैं तो इसका बेनिफिशरी सब है, कोई मतलब इसका अच्छा नहीं ये नहीं समझ रहे भाई, ऑपोजिशन को ऐसा नहीं लगता ना। मैं जरा हसन साहब से बात कर लूँ, फिर दीगर मेहमानों को। हसन साहब, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि यहाँ पर अगर हुकूमत करना चाहती है इलेक्शन रिफॉर्म, तो क्या आपको उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही, या आपको ऐसा लग रहा है कि अपने लिए करना चाहती है, या आपको लगता है कि ये एतमाद में नहीं लिया गया इसलिए नहीं होनी चाहिए? क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको? देखें, अभी कुरैशी साहब ने बात की कि ये सारे मिल बैठ के किसको कहते हैं, पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट में तमाम पार्टीज मौजूद हैं। अब पार्लियामेंट का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ पर कभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़हमती नहीं फरमाई, पार्लियामेंट को वो ये हैसियत ही नहीं देते कि पार्लियामेंट में बात हो। फिर पार्लियामेंट में जब भी कोई सिफारिशात आती हैं तो वो एक पार्लिमानी तरीक़ाकार है, एक पार्लियामेंट की रिवायात हैं कि वो एक कमेटी होती है, उसमें वो सिफारिशात जो हैं मुरतब होती हैं, उसमें तमाम पार्टीज़ अपना इनपुट देती हैं, फिर वो डिबेट के लिए पार्लियामेंट में आती है। अब हाउस इन सेशन होता है और हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर रही होती है, क्या ये गुड लेजिस्लेशन में आता है? ये कौन सा तरीक़ाकार है कि हाउस इन सेशन है और आप ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस गढ़े जा रहे हैं? आप अगर कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स की आपको ज़रूरत होती है तो आप वो भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए करना चाहते हैं। सही। आप सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, हाउस इन सेशन है, और आप उठा के तो भागे भागे पहले अदालत में घुस गए हैं, फिर अदालत से निकले हैं तो आपने वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का रुख किया और वहाँ से आप ऑर्डिनेंस लेके आ गए हैं। क्या ये कौन सा तरीका है? बातें करनी बहुत आसान होती हैं, ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है कि जब कोई लेजिस्लेशन होनी हो उस वक्त जो सारों के इंटरेस्ट में हो, जो कौम के मफाद में हो, जो आपके इलेक्ट्रोल सिस्टम को बेहतर करने के लिए हो रही हो, उसमें आप अगर तमाम स्टेक होल्डर्स को नहीं लेंगे तो कौन उसको मानेगा? चले आप ये कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारे लोगों को बुला लें। सही। आप तो जब बात करते हैं आप कहते हैं जी ये तो अपने डाके छुड़ाने कर रहे थे। आप जैसे अभी बात कर रहे हैं नैब लॉज के ऊपर,
कि हर किसी की अपनी अपनी नीड्स होती हैं। अब अगर हम नीड्स बताएं फिर आपको वो बुरा लग जाएगा कि चलें आप ये कह रहे हैं कि तरीक़ेकार दुरुस्त कर लें, नहीं है कुरैशी बात साहब, दुरुस्त है, ये मुल्क है, इस मुल्क ने आखिर चलना है, सही, हाँ तरीकाकार दुरुस्त कर ले, बाकी रिफॉर्म्स पे किसी को कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल सही है, पॉइंट टेकन। सिद्दीक साहब चलें तरीक़ेकार दुरुस्त कर लें, पीपल्स पार्टी ये कह रही है, और खुद आपके ऊपर भी ज़ाहिर खुद पीपल्स पार्टी का भी अपना एक मौक़िफ़ है कि नून लीग ने क्यों पहले संजीदगी नहीं दिखाई, हालांकि उस वक्त में भी हम चाहते थे कि बात हो जाए, लेकिन उस वक्त नून लीग के इंटरेस्ट कुछ और थे, आज कुछ और हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जो जमातें इक़्तिदार में होती हैं उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। हो सकता है अब और कोई इक़्तिदार में हो अगले इलेक्शंस में, तो पहले ही इस पर काम कर लिया जाए, क्या ख्याल है? देखिए, ये जो PDM के प्लेटफॉर्म से इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ख़ात्मे की बात मुतफ़िका तौर पर हुई, वही आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दोहराई, यही बात है। और इसके अलावा अगर छोटे मोटे पैमाने पे बातें होती हैं इंतखाबात में धांधली की, असल बात तो है उसको ख़त्म किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक आपको RTS सिस्टम की नाकामी का पता है। अभी आपको ये भी मालूम हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने भी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को कबूल नहीं किया हुआ है। जो बात कवानीन बनाने की बात की है तो हसन मुर्तज़ा साहब ने याद दिलाया, मैं भी याद दिलाऊँ, ये नैब कवानीन में तरमीम नहीं होगी, NRO नहीं किसी को दूंगा, और फिर रातों रात सदारती आर्डीनेंस करके नैब के कवानीन में भी तरमीम कर डाली और अपने आप को NRO दे डाला। वो भारतीय जासूस था कलभूषण, उस पर भी रातों रात सदारती आर्डीनेंस ले आए, किसी को पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका PTI के कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी मेरे भाई हैं छोटे अपना कुरैशी साहब, वो कहते हैं मीडिया पर डिबेट भी एक तरह की ऑफर ही होती है, दावत ही होती है। अब इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। यानी आप कहते हैं ये जो आज डिस्कशन हो रही है और कुरैशी साहब कह रहे हैं, तो ये भी दावत ही है कि आ जाएं जी अपोजिशन वाले बैठ जाएं। तो खुदा का खौफ करें यार, को काम करने की बात करने का तरीका है, सारी दुनिया को पता है, एक मुसल्लमा तरीका है कि एक माहौल पैदा करें, लोगों को बुलाएं, लोगों को आपकी नीयत पर यकीन भी हो ना। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। चले, आपको तो नियत पर ही शक है ना हुकूमत की, आप कहते हैं नियत ही ठीक नहीं है इनकी, और ये जो बात कर रहे हैं ये ठीक है ही नहीं, हमें करनी ही नहीं है। अच्छा लगारी साहब, क्या आपको लगता है इस बहस से और इस कॉन्फ्लिक्ट से ये मामला हल हो सकता है? बात अगर RTS सिस्टम की हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हो, रिटर्निंग अफसरान की तक शिकायत पहुँचाने के मामलात हों, कभी आपको लगता है कि ये एक जो प्रोसीजर है उसको हुकूमत या अपोजिशन मिलकर ठीक कर सकते हैं? बहरहाल ठीक तो करना है ना। हाँ बिल्कुल। अगर असद उमर साहब की पेशीन गोई के मुताबिक सर मैं आऊंगी उस पर, वज़ीर आज़म असम्बली नहीं तोड़ते तो इलेक्शन तो 2 साल के बाद होने हैं। अगर असम्बली टूट जाती तो फिर कल होने हैं या परसों होने हैं या 5 महीने बाद या 4 महीने बाद होने हैं। अगर इलेक्शन होने हैं तो उससे पहले इस्लाहात की ज़रूरत होगी। अच्छा, इस्लाहात के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और जो पार्लिमानी जमातें, तमाम पार्लिमानी जमातों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। और अच्छा, मैं अगर आपको यहाँ पर रोक दूं तो आप बुरा नहीं मनाएंगे? जरा आपने जो बात की है, मैं चाह रहा आप इस पर भी जरा मौक़िफ़ दे देना। लगारी साहब, आपने असद उमर साहब का जिक्र छेड़ दिया, तो जरा पहले सुनवा देते हैं कि उन्होंने कहा क्या था, फिर लगारी साहब से इसका मौक़िफ़ लेते हैं, जरा सुनवाइएगा। तो लगारी साहब ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर वो जो अचीव करना चाहते हैं, अगर वो अचीव नहीं करते तो वो पर डिसॉल्व कर देंगे असम्बलीज। यानी कि उनको लगता है कि जो कुछ वज़ीर आज़म अचीव करना चाहते थे वो सब कुछ हो रहा है अचीव, इट मीन्स कि सब कुछ ठीक है। अगर ठीक नहीं होगा तो वो खुद ही तहलील कर देंगे। बात हुई क्यों? आपको क्या लगता है, वाकई इतना कॉन्फिडेंट है हुकूमत जो कुछ कर रही है इकदाम वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, हमें हैरत होती है कि वफाकी वज़ीर की सतह के बहुत समझे पढ़े लिखे और संजीदा मिनिस्टर जो हैं वो इस तरह की बात करें कि वो तो इक़्तिदार के लिए आए ही नहीं। यार खुदा का खौफ करें, इक़्तिदार के लिए नहीं आए तो वज़ीर आज़म क्यों बने हुए हैं? इस मनसब को क्यों संभाला है? फिर सियासत क्यों कर रहे हैं? फिर 22-24 साल पहले एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई और उस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर उसको चलते कैसे रहे? किस तरह से? अगर उनको इक़्तिदार में आने का शौक ही नहीं था, वो खामखा बस आ गए। अच्छा, फिर ये कि अगर नहीं काम, कौन काम करने नहीं जा रहा है? नो, तो खुलकर बात करनी चाहिए। अब आप ये बात कर चुके हैं तो बताएं, इशारा करें, निशानदेही करें। क्या अपोजिशन के अंदर कितनी हिम्मत है कि आपको रोक लें? अपोजिशन तो अपने लोगों को नहीं छुड़वा पा रही है। आप वो अदालतें छोड़ देती हैं, आप फिर कुछ देर के बाद फिर जाकर गिरफ्तार कर लेते हैं। शहबाज शरीफ जमानत पर आए, आपने नए केस बना दिए, उनके ख़ानदान पर बनाए, उनकी बेगम पर, उनके बच्चों पर, उनके बेटे पर बना दिए केस आपने। इस तरह से बाकी पॉलिटिकल लोग आते हैं, वो अभी बाहर आ रहे होते हैं तो फिर
उनके वापस जाने की तैयारियां होती हैं। तो यहाँ तो कोई नहीं आपको रोकने वाला, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दो बड़ी पार्टियां, बाकी छोटी पार्टियां भी आपका रास्ता रोकने के लिए ना बेचारों के पास इतनी इस्तात है, ना वो इस तरह का ऐसे हैं कि ना खेलने देंगे ना खेलेंगे, इस तरह की सूरत उनके साथ नहीं। फिर आप असल बताएं कि आपको कौन रोक रहा है, कौन आपके रास्ते में रुकावट बना है, कौन आपके एजेंडे पर। आपने खुद ऐलान किया था कि हम और सिक्योरिटी इदारे एक पेज पर हैं और हमारे ही मंशूर के मुताबिक अमल हो रहा है। ये सारी चीजें आपने अलग ऐलान कही थी। क्या आप किसी तरफ इशारा कर रहे हैं किसी इदारे को, किसी मनसब को, किसी महकमे को, किसी वजारत को, किसी बंदे को, किसी सेक्रेटरी को, किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी को आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी MNA को, किसी MPA को, आपके अपने आदमी को, आपके पराये आदमी को, अंदर के ग्रुप इशारा है? कौन आपके रास्ते में रुकावट डाल रहा है? मैं पूछती हूँ कुरैशी साहब, ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई? मुझे तो लगता है डस्का, नौशेरा और कराची के इलेक्शन रिजल्ट्स ही काफी थे हुकूमत की आंखें खोलने के लिए। देखिए, मैं कर्ज करूं, लगारी साहब का अपना तज्जिया करने का जाविया ज़ाहिर है, उनका तक तो मैच करना बड़ा मुश्किल है। उनकी अपनी सोच है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूँ असद उमर साहब ने जिस बैकग्राउंड में जो उनके स्टेट ऑफ माइंड में था, वो ये था कि इमरान खान का टारगेट सिर्फ इक़्तिदार नहीं है। बाज लोग आते हैं, उनका टारगेट सिर्फ इक़्तिदार होता है। इमरान खान का टारगेट इक़्तिदार से पाकिस्तान की अवाम को डिलीवर करना है, इक़्तिदार से पाकिस्तान की अवाम की हालत में। सर, आपने क्या डिलीवर किया? डस्का के, नौशेरा के, कराची के अवाम ने बता दिया ना आपको। 6 नंबर पर वोट लिया आपने। जो करदम TLP है वो, उसने आपसे ज्यादा वोट लिया। इससे तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। मैं आपकी सोच को बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूं, और मैं खुद उस थिंक टैंक का हिस्सा हूं कि इमरान खान साहब को भी पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग सिस्टम के मुताबिक हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के नताइज लेने चाहिए थे। हमारे यहाँ अभी वो सिस्टम इतना मजबूत नहीं हुआ कि लोग हुकूमत की इस बात को अप्रिशिएट करें कि उन्होंने हुकूमत में रहते हुए उस मैकेनिज्म को यूज नहीं किया, जिसकी वजह से अवाम ने वोट नहीं किया। अगर हमें शिकस्त हुई, हमने उस शिकस्त को तस्लीम किया। पाकिस्तान में तो रिवायत रही नहीं कभी हुकूमतों के खिलाफ। हुक्मरान जमातें हैं, इतनी खराब शिकस्त नहीं हुई किसी हुक्मरान जमात को। ये सोचें ना, ये मत सोचें। पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में इस वक्त जितने लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, जितनी जमातें हुक्मरानी में है, जिस फेज में कोविड की वजह से, इकोनॉमिकल सूरत की वजह से पूरी दुनिया के मुल्क गुजर रहे हैं, हुकूमतें करना बहुत बड़ा चैलेंज है इन दिनों में। मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले हैं। इमरान खान को बड़े मुश्किल दिनों में गवर्नमेंट मिली, 1.5 से 2 साल में जहां हुकूमती मैकेनिज्म ने काम किया, आपके सामने है कि हमने कितनी मुश्किल से उस इकोनॉमी के जरिए इतने वाकई बड़ी मुश्किलात हुई हैं आपको, और आपने ये चौथे वजीर खजाना जो हैं वो लेकर आ गए। आपको नहीं समझ में आया 2.5-3 सालों में कि वजीर खजाना मुल्क का कौन होना चाहिए, कौन बेहतर तरीके से इकोनॉमी चला सकता है। हसन साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत का इशारा किस तरफ है? कौन रुकावट पैदा कर रहा है हुकूमत के कामों में? कौन नहीं करने दे रहा वजीर आजम को हुकूमत? देखें जी, उनको उनकी नालायकी और नाअहली जो है ना, वो कुछ नहीं करने दे रही। अभी खुद उनकी जो आप बातें हैं वो सुन लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या सोच रहे हैं। अब कोविड के दिनों में वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद फरमाया कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं, हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हुई हैं। ये वज़ीर आज़म ने ख़ुद फरमाया। अगर हमारी कोविड की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं तो फिर हमें नुकसान कोविड का क्या हुआ? हमने 4 वज़ीर ख़जाना बदल दिए, क्या वो भी कोविड की वजह से बदले हैं? हमने उनकी ख़राब पॉलिसियों की वजह से, उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो ठीक नहीं थी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, हमने वो बदले। या अगर हमने वो बदले हैं कोविड की वजह से तो फिर उन बेचारों का क्या कसूर था? वो तो कोविड की वजह से सारी चीज़ें तबाह बर्बाद हो रही थी, हम वज़ीर ख़जाना बदलते रहे। ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद जो कहा है आज उनके सामने आ रहा है, वो उसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि हम कौम को जो बातें सुनाकर, अब 3 साल गुजर गए हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह, कोई उनका ऐसा रोड मैप मुझे दिखा दें जो बेहतरी की तरफ जाता हो, कोई उनका ऐसा मेगा प्रोजेक्ट मुझे दिखा दें जो अवाम की फलाह के लिए, बहबूद के लिए, जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई एक मंसूबा उन्होंने शुरू किया हो। तो ये एहसास प्रोग्राम और कामयाब जवान प्रोग्राम ये आपको ठीक नहीं लगते या अवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं है? अब सर
ये बेशक बेहतरी के लिए होंगे। अच्छा। मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता, ना मैं उस पर टाइम ज़ाया करना चाहता हूँ। उसका समर जो है वो आने वाले वक्त में हुकूमत देख लेगी कि वो क्या थे क्या नहीं थे। आज उनकी ज़रूरत ही कोई नहीं है, जब हमारे नीचे कोई उसकी कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। एक प्रोग्राम है जो हवा में लटक रहा है, जो हुकूमत ऊपर से उसके कसीदे पड़ी जा रही है, नीचे आकर देखें ना कितने लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया है, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब गुजारिश ये है कि पहले 100 दिन में पूरा मुल्क ठीक कर लेना था, करप्शन ठीक हो जानी थी, तालीम ठीक हो जानी थी, सेहत ठीक हो जानी थी, आम आदमी की ज़िंदगी जो थी उसका मेयार बेहतर हो जाना था, मुल्क में पूरी दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट को इज़्ज़त मिल जानी थी, सारी चीज़ें हो जानी थी 100 दिन में। और अब वो कह रहे हैं जी कि मेरे पास ये तो 5 साल टाइम ही बहुत कम है, 5 साल में तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब उन्हें 5 साल भी कम नज़र आ रहे हैं। ये उनकी अपनी जो नाअहली है, जो नालायकी है, उनका कोई होमवर्क नहीं था, उनके पास कोई टीम नहीं थी, वो सारा कुछ बस गाली गलोच और दूसरों को फाड़ लो और छोड़ूंगा नहीं। वो चाहते हैं कि मैं इसी पे कर जाऊंगा सरवाइव। ये आज का जो इलेक्शन वो कराची का हारे हैं। अब नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात भी दुरुस्त हैं, नून लीग की शिकायत भी दुरुस्त हैं, उनको सुन के उनका अजाला होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है, उनको जो शफाफियत है वो सामने आनी चाहिए। लेकिन वो तो कह रही है सिलेक्टेड इलेक्शन थे, आप मानते हैं इसका मतलब है सिलेक्टेड इलेक्शन? इतराज है, पीपल्स पार्टी ने मुदाखलत करी है सिलेक्शन। मेरी सुन लेना, कभी पीटीआई ने भी ये सोचा है, मेरी अर्ज तो सुन लेना सुमैया। पीटीआई का कोई एतराज करने का तुक बनता है कि वो 6वें नंबर पर आ गए हैं। उन्हें नहीं पता कि इमरान इस्माइल ने किसको सपोर्ट किया है, वहाँ मुफ्ता इस्माइल को नहीं किया। वहाँ पे उनकी इंक्वायरी को लगाए, उनको तो देखें कि कराची में हुआ क्या है। मुफ्ता को इतने वोट जो मिले हैं वो भाई की वजह और पीटीआई की वजह से मिले हैं, तो वो भाई की इंक्वायरी नहीं कराते, वो भी उंगलियां उठा रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं जी वो हम दावत दे रहे हैं, ओपन दावत है, जिसका दिल चाहे वो आ जाए। ठीक है, सारी चीजें जो है इल्जाम तराशियों से नहीं चलनी, इल्जाम तराशियों से चीजें नहीं चलनी। पॉइंट टेकन। अच्छा चले, चीजें चल क्यों नहीं पा रही? बिल्कुल फारूक साहब, क्या आपको क्या लगता है कौन रोड़े अटका रहा है हुकूमत के सामने? देखिए, पहली बात तो वो कि जी इमरान खान साहब इक़्तिदार के लिए नहीं आए, सिर्फ जहांगीर तरीन जो हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और हमेशा एम्पायर की उंगली की तरफ देखते हैं बगैर इक़्तिदार की ख्वाहिश के। दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी ने, ये हसन मुर्तज़ा साहब ने, बल्कि अपना लगारी साहब ने याद दिलाया जी कि उन्होंने तो कहा था कि जी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे नहीं, बल्कि इससे आगे कहा, फवाद चौधरी नहीं कहा था जी 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 कि हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक पेज पे। जी जी बिल्कुल। तो अब ये अपनी नाकामी का मलबा ढूंढने के लिए कोई स्केप गोट सोच रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट पर डालना चाहते हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं पता नहीं किस पर डालना चाहते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि इमरान खान सुवाए कशकोल उठाने के, सुवाए तकरीरें करने के, वतन चलाना तो इस शख्स को नहीं आता मगर ज़ुबान चलाने में खूब माहिर है। क्या बात है, ज़ुबान चलाने में ये मैं कर देता हूं। क्या बात है भाई, यही कुछ है। क्या शेर बोला है आपने, ज़बरदस्त, वाह वाह। चले इस शेर पर इख्तिताम कर देते हैं प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब आपका, और हसन मुर्तज़ा साहब, नदीम कुरैशी साहब, नज़ीर लगारी साहब, तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। ये जो शेर कहा है वाकई कुछ लोगों के तो ये दिल पर ही लग गया होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी ये सोचना चाहिए कि उनके राह में रुकावट शायद कोई और नहीं, उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं। उनको ये सोचना होगा, ऐसा ना हो कि जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं नज़र ही ना आए। आज ही ये बात सोच ली जाए तो बेहतर होगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।